हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा आपके लिए गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 12th का है, इसके चैप्टर नंबर 9 बाढ़ की संभावनाएं, जिसे लिखा है दुष्यंत कुमार ने, इसे हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो के द्वारा इसके हम पार्ट 1 को देखेंगे। पार्ट 1 कहने का मतलब इसमें इस पद्य से रिलेटेड कुछ पंक्तियों को ये गज़ल भी है, इसमें कुछ पंक्तियों को हम पढ़ेंगे और बाकी जो पद्य बच जाएंगे वो पार्ट 2 में हम कवर करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। 9th चैप्टर है हमारा बाढ़ की संभावनाएं, जिसे लिखा है दुष्यंत कुमार ने, जिनका जन्म सन 1933 ईस्वी में और इनका निधन सन 1975 ईस्वी में हुआ था। दुष्यंत कुमार का जन्म राजापुर नवादा जिला बिजनौर जो कि उत्तर प्रदेश में है हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। सरकारी नौकरी तथा कृषि उनका मुख्य व्यवसाय रहा। उनका जो जन्म है वो नवादा जिला जो कि बिजनौर, ये यूपी में उत्तर प्रदेश में है, वहाँ हुआ था। और उनकी शिक्षा, उन्होंने हायर सेकेंडरी की शिक्षा इलाहाबाद में की। उनकी जो भी उच्च शिक्षा है वो उन्होंने इलाहाबाद से की। और सरकारी नौकरी तथा कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। सरकारी नौकरी कर रहे थे और कृषि का कार्य भी कर रहे थे। ये दो चीज़ें उनका मुख्य व्यवसाय थी। रूढ़िवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों से संघर्ष की चेतना उनकी कृतियों का प्राण तत्व है। रूढ़िवादी परंपरा, जो पहले जो रूल रेगुलेशन चलते आ रहे, जो नियम चलते आ रहे, वो उनके बारे में, और साम्राज्यवादी शक्तियों का कैसे लोग दुरुपयोग भी करते हैं। तो ये दो चीज़ों के बारे में, या इन दो चीज़ों से संघर्ष कैसे किया जाए, उसकी चेतना उनकी कृतियों में, उनकी लिखावट में हमें देखने को मिलेंगी। गीतकार, गज़लकार और प्रबंधकार के रूप में उन्होंने नए नए प्रयोग किए, किंतु हिंदी संसार में वे गज़लकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने कई रचनाएं की, जैसे गीतकार के रूप में भी हैं, गज़लकार के रूप में भी हैं वो, और प्रबंधकार। ये अलग अलग रूपों में उन्होंने नए नए प्रयोग किए। इसके बाद अगर वे किसी चीज़ में प्रसिद्धि उन्हें हासिल हुई तो वो है गज़लकार के रूप में, और गज़लकार के रूप में ही वो संसार में विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए। उन्होंने गज़ल को परंपरागत ढांचे से अलग कर सामाजिक राजनीतिक यथार्थ का सफल संवाहक बनाया है। दुष्यंत कुमार ने जो परंपरागत चीज़ें हैं, जो परंपरागत ढांचे हैं, उससे अलग कर समाज से रिलेटेड या राजनीतिक से रिलेटेड यथार्थ, जो सच्चाई है, उसे हमारे सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम बनाया है। संवाहक कहने का मतलब है एक सफल माध्यम बनाया है। साए में धूप उनका प्रसिद्ध गज़ल संग्रह है। एक कंठ विषियाई, जलते हुए वन का वसंत और सूर्य का स्वागत उनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियों को यहाँ बतलाया गया है, जिसमें से साए में धूप, एक कंठ विषियाई, जलते हुए वन का वसंत, सूर्य का स्वागत, ये उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं, लिखावट है, लेखन का कार्य किया है। ये सारे प्रसिद्ध नाम हैं उनके। जैसे साए में धूप है तो ये गज़ल है, और एक कंठ विषियाई, जलते हुए वन का वसंत और सूर्य का स्वागत उनकी प्रसिद्ध अन्य कृतियां हैं। छोटे छोटे सवाल तथा आंगन में एक वृक्ष उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। ये दो उन्होंने उपन्यास के रूप में लिखा है, जिसका नाम है छोटे छोटे सवाल और आंगन में एक वृक्ष।
प्रस्तुत गज़ल, ये गज़ल है, इसमें प्रस्तुत गज़ल मुसल्स एक ही भाव बोध वाली गज़ल नहीं है, एक ही प्रकार के भाव को व्यक्त करने वाली गज़ल नहीं है, जबकि यह प्रत्येक शेर की भाव भूमि भिन्न भिन्न है। अलग अलग पद्य को इसमें आप जैसे जैसे पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि सब में अलग अलग भाव, अलग अलग विचार दिए गए हैं। समसामयिक जीवन में मानव की स्थिति विसंगतियों से परिपूर्ण है। मनुष्य जैसे जैसे अपनी ज़िंदगी, अपने जीवन को गुजारता है या जीवन जीता है, उसमें उसे अलग अलग कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे कवि चिंतित अवश्य है पर निराश नहीं है। इससे कवि चिंतित तो होते हैं लेकिन निराश नहीं होते हैं। अगर हम किसी समस्या को फेस करते हैं तो उस समस्या से हम चिंतित ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन अगर उसका हम सामना करते हैं, अगर हम उससे निराश नहीं होते हैं तो उससे हम पार भी आ जाते हैं। लेकिन अगर हम निराश हो जाएं तो उस समस्या का कभी भी हल नहीं निकलेगा। तो कवि भी इस बात को लेकर चिंतित होते हैं लेकिन वो निराश कभी नहीं होते हैं। तमाम विषय परिस्थितियों की उपस्थिति के बावजूद उम्मीद की एक हल्की सी किरण अभी भी उसके यहाँ बरकरार दिखाई देती है। इतनी सारी कठिनाइयाँ आने के बाद भी उसमें एक हल्की सी उम्मीद की किरण कि आज अंधेरा है, आज अंधकार है तो कल उजाला भी होगा। जैसे रात होती है तो रात के बाद सवेरा भी होता है, नहीं तो पूरी दुनिया में अंधकार ही रहेगा। तो प्रकृति का जैसा नियम है कि अंधकार के बाद जैसे सवेरा होता है, रोशनी होती है, उसी प्रकार से अगर हम उम्मीद रखते हैं, हमारे मन में उम्मीद है, हम निराश नहीं होते हैं, तो अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग कठिनाइयों में हम उस कठिनाइयों से पार आ जाते हैं, उससे बाहर निकल जाते हैं। तो एक उम्मीद की हल्की सी किरण हमेशा बरकरार रखनी चाहिए और उसे बरकरार रखने से उस परिस्थिति से हम निकल जाते हैं। तो आइए इसके पद्य को देखते हैं। फर्स्ट है, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। कवि कहते हैं कि नदियों में बाढ़ आने की संभावना हमेशा बनी रहती है, उससे भारी विनाश हो सकता है, पर नदियों के किनारे ही लोगों के घर भी बने हैं, फिर भी लोग वहां अपने घरों में निश्चिंत होकर रहते हैं। वे कहना चाहते हैं कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा से डरकर कोई अपना घर बार छोड़कर क्यों चला जाए। यहाँ जैसे हम देख सकते हैं कि नदियों के किनारे कितने सारे घर बने हैं, जबकि इन घर में रहने वाले लोगों को अच्छे से पता है कि नदियों में कभी भी बाढ़ आ सकती है। यह एक प्राकृतिक आपदा है, ये प्रकृति से रिलेटेड है, ये कभी भी आ सकती है, लेकिन फिर भी वो लोग अपने घरों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस डर के बावजूद भी वो अपने घर में ही रहते हैं और अपने घर को कभी भी विनाश हो जाने के कारण, नष्ट हो जाने के कारण कभी भी उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। अभी जैसे आप बिहार में भी देखेंगे कि कितने सारे जगहों पर बाढ़ आ गया, इतनी भारी बारिश हुई, वहाँ जितने सारे जलों का जमाव हुआ, जिसके कारण कितने लोगों को अपने घर बार छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन फिर भी वो नदियों के पास में या नदियों के किनारे अपने घर बनाते हैं, जबकि उनको पता है कि बाढ़ वहाँ कभी भी आ सकती है, लेकिन फिर भी वो इन सभी से डरकर, प्राकृतिक आपदा से डरकर अपना घर बार छोड़कर कैसे जा सकता है, कहाँ रहेगा फिर वो। सेकंड है, चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। चीड़ वन में कवि कहते हैं कि चीड़ के वृक्षों के तने बहुत नाजुक होते हैं, इतने की तेज हवा चलने पर भी उनके टूटकर गिर जाने का अंदेशा होता है। इसलिए चीड़ के वनों में आंधियों की तो बात ही नहीं की जा सकती। आंधियों चलने पर तो चीड़ के सारे वृक्ष धराशायी हो जाएंगे। चीड़ वन में भी जैसे हम देखते हैं कि
इसके जो तने होते हैं, ये जो तने हैं ये कितने नाजुक होते हैं। अगर थोड़ी सी भी तेज़ हवा चलती है तो इसके तने टूटकर गिर जाने का अंदेशा रहता है कि आंधी आएगी तो इसके तने टूटकर गिर जाएंगे। इसलिए चीड़ के वनों में हम देखें कि आंधियों की तो बात ही नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि जैसे ही बहुत ज़्यादा आंधी आएगी यहाँ पे, इसके जितने सारे वृक्ष हैं वो धराशायी हो जाएंगे, यानी टूटकर नीचे ज़मीन पर गिर जाएंगे। जैसे हवाएं चल रही हों तो ये जो वृक्ष है ये कैसे नीचे की ओर झुकने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जो तने हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं। हर एक चीज़ में हम देख रहे हैं कि विषम परिस्थितियां जो है वो किस तरीके से आती है, लेकिन फिर भी जो स्थिति है वो वैसी ही बनी रहती है। इस प्रकार से हम इस चैप्टर के पार्ट 1 को आज यहीं कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 में बचे हुए पद्य को हम करेंगे। उम्मीद है कि ये आपको जहाँ तक हमने पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। तो हमारे जीवन में भी जितनी विषम परिस्थितियाँ आए, हमें हमेशा एक उम्मीद की किरण अपने मन में जलाकर रखनी चाहिए। क्योंकि अगर हम निराश हो जाएंगे तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और समस्याओं का सामना करते हुए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमेशा अपने मन में एक उम्मीद की किरण हमें बनाए रखनी चाहिए। तो उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसके पार्ट 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।